नमस्कार व्यूअर्स। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की सीरीज़ में जो क्वेश्चनेयर्स चल रहे हैं उसी के संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे 10.4, 10.5, 10.6 और 10.7। तो लेट वी स्टार्ट इट। देखो जरा 10.4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। डाईपोल मूवमेंट पूछा जा रहा है। डाईपोल मूवमेंट का मतलब होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू इक्वल टू की इंटू डी। ये क्यू क्या है, जो जिन दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बना होता है वहाँ पर अगर दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या अंतर कुछ होता है, मतलब दोनों आबंधित परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कुछ ना कुछ, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, तो जिसके कारण उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और उसके विपरीत परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, जो चार्ज डेवलप हुआ है बॉन्ड में, वो और उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस डी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल जो होगा, वही कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मात्रक होता है डिबाय। ठीक है। अब म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। देखिए डी कभी भी ज़ीरो नहीं होता, डी कभी भी ज़ीरो नहीं होता। हाँ डी, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। क्यू ज़ीरो हो सकता है, और क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो म्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो क्यू जो है अगर ज़ीरो है तो म्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर ऐसा हुआ तो बॉन्ड हो जाता है नॉन पोलर। अगर ऐसा है तो बंध क्या हो जाता है, अध्रुवीय। क्या हो जाता है, अध्रुवीय। क्लियर। अगर बॉन्ड की पोलरिटी शो करनी हो, बॉन्ड की ध्रुवता दिखानी हो, तो बॉन्ड की ध्रुवता हम ऐसे दिखाते हैं, इस तीर से ऐसे। इस तरफ हम क्रॉस बना देंगे तो ये प्लस साइन शो करेगा, और इधर एरो, तो इधर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। क्लियर। ये बात तब ठीक है जब बाई मॉलिक्यूलर का केस है, मतलब द्विपरमाणु का अवस्था है, तो बड़ी आसानी से बात कही जा सकती है। बाई एटॉमिक या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है, द्विपरमाणु अणु अगर है, तो वहाँ पर ये बात स्ट्रक्चर देख करके आप बता सकते हैं। जैसे HCl का ले लीजिए, HCl। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर आप देखें तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड होगा वो शिफ्ट रहेगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो ये बॉन्ड पोलर हो गया, तो यहाँ पर जब बॉन्ड पोलर हो गया इट मीन्स Q कुछ ना कुछ आएगा, मतलब Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और बॉन्ड कैसा हो गया बेटा, पोलर। पोलर मतलब ध्रुवीय हो गया। बॉन्ड कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। और चूंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणु अणु है, तो ये अणु भी कैसा हो गया, ध्रुवीय होगा। ऐसे HF HBr। ठीक है। अब इधर आओ, ज़्यादा एटम आ गए अणु के अंदर, परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डाईपोल मूवमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, जैसे ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कि जो सारे परमाणुओं का कुल मिलाकर के ओरिएंटेशन आएगा, उसके आधार पे हम पूरे के पूरे अणु का डाईपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब देखो जरा CH2Cl2, ये CH, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये CCl3, इसमें अगर आप देखें CHCl3, ये हो गया Cl, और ये है H, CCl4, ये है बेटा CCl4। अब इसमें अगर आप देखें तो जो कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कार्बन की चाई की वैल्यू होती है 2.4, हाइड्रोजन की चाई की वैल्यू है 2.1, क्लोरीन की चाई की वैल्यू है 3.0। अब अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में देखें तो पोलर बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखें तो पोलर बॉन्ड होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में देखें तो पोलर बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है। तो अब क्या होगा, स्ट्रक्चर यहाँ देखो जरा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन में देखो अगर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, ये सारे बॉन्ड पोलर है। इसका पोलर का बॉन्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, इधर यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन के बीच में डायरेक्शन इधर होगा। तो अल्टीमेट में देखें तो ये CCl बॉन्ड है, ये पोलर होगा, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन, टूवर्ड्स कार्बन, टूवर्ड्स हाइड्रोजन, टूवर्ड्स कार्बन, है ना। तो इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का देखें तो डायरेक्शन सेम है,
और इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का डायरेक्शन सेम है क्लोरीन की तरफ, अल्टीमेटली कुल जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्लोरीन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। तो परिणामी जो चार्ज आएगा Q की वैल्यू होगी उसके इसके रेस्पेक्ट में Q की वैल्यू ज़्यादा होगी, और Q की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर जो μ1 आएगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस क्लोरीन, इस कार्बन क्लोरीन के बीच का जो पोलर डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इसके बॉन्ड का पोलर डायरेक्शन ये होगा। अगर देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में है। ये भी क्लोरीन सेम पुलिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला पोलर बॉन्ड का नेचर इस तरह से होगा और इसके बॉन्ड का नेचर इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पर जो Q की वैल्यू आएगी उसके लिए ये दोनों बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ भी म्यू की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पर ये अलग बात है कि इसकी वैल्यू इससे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर दो CCl और CCl बॉन्ड हैं जिनका परिणामी रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर केवल एक CCl बॉन्ड है जिसका परिणामी रिजल्ट म्यू की वैल्यू में आएगा। अब यहाँ देखो ये μ2 हो गया, यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्शन ये अपोजिट एक दूसरे के, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, तो ये एक दूसरे को काउंटर कर देंगे, अल्टीमेटली होगा क्या, जो Q की वैल्यू है इसके केस में हो जाएगी 0, तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, है ना। तो ये μ3 वैल्यू इसके लिए CCl4 पायरीन के लिए द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 0, अर्थात ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो किसका सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, CH2Cl2। मैग्नीट्यूड के आधार पर वैल्यू सबसे ज़्यादा इसी की आएगी, उसके बाद इसकी, और सबसे लास्ट में ये, और ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगला 10.2 बेटा 10.5, ये क्या कह रहा है, एक हाइड्रोकार्बन C5H10, एक हाइड्रोकार्बन है पर्टिकुलर, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब अणुसूत्र दिया हुआ है C5H10, अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्रिया करेगा लेकिन डार्क में रिएक्शन नहीं करता है। तो अंधेरे में सूर्य के प्रकाश या अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में केवल एक मोनोक्लोरो, यही सबसे बड़ा हिंट है। ठीक है, एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाता है C5H9Cl, और हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है। अब आप देखिए जरा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम हैलोजनेशन या क्लोरीनेशन कराते हैं तो वहाँ संभावना होती है कि जितने भी हाइड्रोजन हो सब के सब प्रतिस्थापित हो जाएं। ठीक है, एल्केन के क्लोरीनीकरण में आप जानते हैं कि एल्केन का अगर कोई भी हाइड्रोजन है तो वो बड़ी आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा, और अगर हम क्लोरीन की उपस्थिति या मात्रा वहाँ ज़्यादा कर दें तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे सब एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। इस केस में केवल एक प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उन सभी का नेचर सेम है। ठीक, उन सभी का नेचर कैसा है, सेम है। एक बात तो ये है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनने का ये सीधा सीधा हिंट है कि इसमें जो 10 हाइड्रोजन है, इन सब 10 हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी है बेटा, सेम है, तभी केवल एक ही प्रतिस्थापी व्युत्पन्न मिल रहा है। क्लियर। अब दूसरा हिंट समझो, इसमें C5H10 है ना, C5H10 अगर है तो ये फॉर्मूला बिलोंग कर रहा है किसको, CnH2n को। CnH2n एल्कीन का होता है ना। अब इस C5H10 या एल्कीन के इस फॉर्मूले के लिए देखें तो दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। एक तो ये एल्कीन हो सकता है सस्पेक्टेड, और दूसरा साइक्लोएल्केन हो सकता है, क्योंकि साइक्लोएल्केन का भी फॉर्मूला CnH2n होता है और एल्कीन का फॉर्मूला भी CnH2n होता है। अब आप जरा देखिए, एल्कीन का अगर ये स्ट्रक्चर इसके हिसाब से ड्रॉ किया जाए तो CH3 हम एक ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 6 7 3 10 है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें या डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ढेर सारी हैं अगर हम ओपन चेन एल्कीन एलिफेटिक बना रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखिए तो क्या सारे हाइड्रोजन का नेचर सेम है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो नेचर तो बदल गया। और अगर हम इस तरह के डेरिवेटिव्स या इस तरह का कोई कंपाउंड इस फॉर्मूले के लिए शो कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो चूंकि वहाँ हमें सिर्फ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल रहा है और एक मिल रहा है, केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल रहा है, इसलिए ज़रूरी है
कि वहाँ पर जितने हाइड्रोजन हैं C5H10 में सबका नेचर सेम हो। अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को सोच रहे हैं, चाहे वो 1 पेंटीन हो, ये 2 पेंटीन है, 1 पेंटीन या इसका कोई साइक्लिक इसका कोई डेरिवेटिव इस तरह से बना दिया जाए कि जिसमें शाखा आ जाए, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर सोचेंगे तो वहाँ पर सारे हाइड्रोजन की प्रकृति समान नहीं मिलेगी, और अगर प्रकृति समान नहीं मिलेगी तो वहाँ पर फिर हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? अब अगर हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है और इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी करना है तो ज़रूरी है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए जिससे सारे 10 हाइड्रोजन समान प्रकृति के दर्शाए जाएं, और उस कैटेगरी में ये बैठेगा फिट। C5H10 का साइक्लोपेंटेन बनाइए। देखिए ज़रा साइक्लोपेंटेन, ये है कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन और इसके साथ 2-2 हाइड्रोजन, हर जगह 2-2 हाइड्रोजन। अब आप खुद देखिए ये जो 5 कार्बन हैं इनके साथ लगे हुए 10 हाइड्रोजन, इन सब का नेचर कैसा है बेटा? सब सेम है। ये भी H, ये भी H, सबका नेचर सेम है। और अगर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है तो 10 में से कोई भी हाइड्रोजन हटाइए, आपको सिर्फ एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। जबकि अगर आप इस तरह का ओपन चेन स्ट्रक्चर सोचेंगे एल्कीन करके, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स मिलेंगे, जहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि सिर्फ हमें एक डेरिवेटिव मिले। हाँ, हमें कई टाइप के क्लोरो डेरिवेटिव यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि ये जब हटेगा हाइड्रोजन तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, ये जब हाइड्रोजन हटेगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, ये जब हटेगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए, लेकिन हिंट में क्या था? सिर्फ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो इसका रिएक्शन देखो जरा, जो आंसर के लिए है, ये हम लाइन स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब क्लोरीन से रिएक्शन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 10 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 2 2 2 2, कहीं से हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा करके और वहाँ लगा दो क्लोरीन। तो यहाँ हमने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ H लगा हुआ, वो दिखाते नहीं है, हो गया। और यहाँ पर आगे यहाँ से H हटा है, 2 हाइड्रोजन था ना, एक H हटा और एक Cl के साथ मिलकर के HCl, और ये क्या हो गया? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस कंपाउंड, फॉर दिस क्वेश्चन कि C5H10 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइक्लोपेंटेन होगा। अगला देखो क्वेश्चन है 10.6, C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी संभावित समावयवी लिखिए, है ना। C4H9Br के अब कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं? कार्बन चेन हमारे पास 4 की है, हाइड्रोजन C9 का है और एक Br। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बिलोंग कर रहा है CnH2n+1x का, ठीक है, CnH2n+1x का। अब इसमें अगर आप देखें तो एक तो ये पॉसिबल हो सकता है, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हो सकता है। समावयवी मतलब अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। चेन छोटी हो गई, 1 2 3 2 मेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली 1 ब्रोमो आ जाएगा, 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो 4 आइसोमर हैं इसमें। अगर आप देखें तो ये और ये जो है, ये और ये आपस में पोजीशन आइसोमर हैं। C और D आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। तो ये दोनों A और B जो है, A और B ये स्थान समावयवी है, स्थान समावयवी, और उसी प्रकार C और D भी स्थान समावयवी है। A और C अगर आप देखेंगे, A और C तो ये है आपस में है श्रृंखला समावयवी, मतलब यहाँ चेन छोटी हो गई है, श्रृंखला समावयवी। और उसी प्रकार से B और D भी क्या है? श्रृंखला समावयवी, ठीक है। तो B और D भी आपस में श्रृंखला समावयवी, A और C आपस में श्रृंखला समावयवी, A और B आपस में स्थान समावयवी, और C और D भी आपस में क्या है? स्थान समावयवी। अगला देखो 10.7 निम्नलिखित से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने का समीकरण देना है। मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है 1 आइडोब्यूटेन, जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट मे बी 1 ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन, या तीसरा है ब्यूटवनीन। मतलब आपको 1 ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है? 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, और ब्यूटवनीन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। एक एक करके देखते हैं। पहला देखो,
1 ब्यूटेनॉल। तो हमने आपसे बताया भी था कि इंटर कन्वर्जेंस में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो स्टार्ट करना है और जहाँ जाना है, मतलब जिस प्रोडक्ट को लेकर के शुरू कर रहे हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है, उन दोनों के स्ट्रक्चर्स ज़रूर क्लियर रखिए। स्ट्रक्चर्स ज़रूर क्लियर रखिए तो आप बड़ी आसानी से थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी और कौन से स्टेप्स या कौन से रिएक्शन प्रोसीजर्स उसमें अप्लाई करेंगे वो भी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 ब्यूटेनॉल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 और ये OH, तो 1 ब्यूटेनॉल। और बनाना क्या है? आयोडीन। मतलब 1 OH की जगह पर क्या लगाना है? आयोडीन लगाना है ना, आयोडीन लगाना है। अब इसके लिए डायरेक्ट तरीका है एक, फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ क्रिया करा दीजिए। लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। आयोडीन के साथ बेटा, HI नहीं, आयोडीन के साथ। HI कराओगे तो एल्केन बन जाएगा, तब अब चेन हो जाएगा। यहाँ हम प्रतिस्थापन कराना चाहते तो लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे, जहाँ OH लगा है वहाँ सीधे सीधे आ जाएगा I, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2I। दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, ये हो गया 1 आयोडोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। 1 क्लोरोब्यूटेन इज ए स्टार्टिंग मटेरियल। इसको रिएक्शन कराओ सोडियम आयोडाइड के साथ। क्यों? अब देखो जरा, Cl की जगह पर आयोडीन लगाना है ना। एक रिएक्शन थी कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के चैप्टर में बता चुके हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में, जहाँ पर कोनांट फिंकलस्टीन या फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं उसे, सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। यहाँ क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जो क्लोरीन है वो आयोडीन या आयोडाइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब यहाँ मिल जाएगा आपको CH3 CH2 CH2I और प्लस NaCl। अगला देखो, ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 इन मतलब डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में लगा है। देखो बेटा, ये है ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इससे बनाना है 1 आयोडो करके। ठीक है, अब क्या किया जाए? देखो जरा, एक तरीका समझो। अगर हम इस पर अभी HBr का योग करा दें, HBr का अगर हम योग करा दें तो Br यहाँ जाएगा, H यहाँ आएगा, ये नॉर्मल होगा मार्कोनिकॉफ के अनुसार। लेकिन चूंकि हमें यहाँ चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ ना करा करके हम क्या कराएंगे? यहाँ पर। और उसके लिए हमें पेरोक्साइड की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम HBr के साथ योग करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जो माइनस वाला भाग होगा, खासकर HBr के साथ अप्लाइड होता है, तो जो माइनस वाला भाग होगा मतलब Br माइनस, वो द्विबंध कार्बन के उस परमाणु पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ कम है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना लें तो ये Br यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए था 1 आयोडो करके, तो हम Br को यहाँ लगाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा CH2C और ये हो जाएगा CH2CH3 और यहाँ हो गया Br। ठीक बेटा, ये हो गया Br। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, ध्यान रखना। ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनी, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Br यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, तो ये डबल से सिंगल हो गया, CH2 CH2 CH3 CH2I Br हो गया। अब इसका फिर से वही रिएक्शन करा दो, कोनांट फिंकलस्टीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओ, जहाँ Br है वहाँ हो जाएगा I, तो ये हो गया I एंड दिस इज CH2 CH3, दिस इज 1 आयोडो ब्यूटेन। ये था 1 ब्रोमोब्यूटेन और ये हो गया 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है बेटा, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 10.4, 5, 6 एंड 7। तो अगला जो मिलेगा वो आपको 10.8, 9 और 10 का मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।